तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको जैसे पता है कि ये लेक्चर 7 होने जा रहा है। घटना सार जो आपकी करंट अफेयर की मैगजीन चल रही है, 2 आपके लेक्चर हो गए थे पहले वन लाइनर के, उसके बाद ये 7 लेक्चर आपके ब्रीफली हो रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आर्थिक परिदृश्य से करेंगे और एक ही क्लास में आपका ये आर्थिक परिदृश्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं क्या टॉपिक्स हैं आज के। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हें हम पता है क्या करते हैं, हाईलाइट करके उनको आपको देते हैं। पीडीएफ ये आपकी हैंडरिटन होती है और आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। ये सब आपको पता है। और चलिए सीधा टॉपिक पे देखते हैं आज का क्या पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक इंपोर्टेंट है। एमओएसपी मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा नया लोगो और अपना शुभंकर जारी किया गया है। जो आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसे हम मॉस्पी बोलते हैं, इसने क्या किया है, अपना लोगो और शुभंकर, जिसे मस्कट भी बोलते हैं, मस्कट अपना और शुभंकर या अपना लोगो जारी किया है। ये लोगो है इसका, क्या है, ये उसका लोगो है। एमओएसपीआई सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है जो आपका, इसके द्वारा अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया गया है। अब देखिए, लोगो आपका देख लिया आपने, ये है लोगो। अब इसकी थीम क्या है, डेटा फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए डेटा, डी फॉर डी, डी फॉर डी क्या है आपका, ये इसकी थीम है। एमओएसपीआई के द्वारा अपना नया लोगो जारी किया गया है। लोगो की मतलब इसकी थीम क्या है, इसकी है डेटा फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, और मैस्कॉट क्या है आपका, मैस्कॉट है आपका सांख्यिकी, मैस्कॉट है आपका सांख्यिकी। लोगो आपको दिखाई दिया है, अशोक चक्र के बीच में रुपया है और आसपास क्या है, आपकी संख्याएं और प्रतीक दर्शाई गई हैं। और थीम है आपकी डेटा फॉर डेवलपमेंट। सब क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं एक बार छोटा सा कि ये जो बीच में अशोक चक्र दिया गया है, इसका क्या मतलब है। यह दिखाता है आपका सत्य, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस, सुशासन को प्रदर्शित करता है आपका अशोक चक्र। और अशोक चक्र के बीच में जो रुपया का साइन है, ये आपका आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और आपके राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की महत्वता को दिखाता है। तो रुपए का चिन्ह, अशोक चक्र और आसपास क्या है, इसमें संख्याएं और प्रतीक दिखाए गए हैं। और संख्या और प्रतीक क्या होते हैं आपके, ये आपकी जो आधुनिक गणना होती है, उपयोग में आधुनिक डेटा प्रणाली का प्रयोग करना आपका संख्याएं और प्रतीक प्रदर्शित करती हैं। क्लियर हो गया होगा। शुभंकर और नया लोगो, शुभंकर है आपका सांख्यिकी, नया लोगो जारी कर दिया है इसने, डेटा फॉर डेवलपमेंट इसकी थीम है। उसके बाद देखते हैं, हुरून ने अपनी रिच लिस्ट 2025 जारी की है। हुरून के द्वारा जो एस्पायरिंग आपके रिच होते हैं, मतलब अमीर व्यक्ति होते हैं, उनकी जो एक लिस्ट निकाली जाती है, उसमें जोमेटो के संस्थापक हैं जो दीपेंद्र गोयल, जो दीपेंद्र गोयल हैं, भारत के शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी बनने में प्रथम आए, मतलब इनकी फर्स्ट रैंक आई है किसमें, हुरून रिच लिस्ट में। उसके बाद देखते हैं, एक आपकी निकलती है फोर्ब्स की लिस्ट, रिच लिस्ट निकलती है। फोर्ब्स के द्वारा भी अमीर व्यक्तियों की सूची निकाली जाती है, जिसमें भारत में हमेशा अंबानी, उसके बाद अडानी और फिर सावित्री जिंदल। पीछे की भी जो आपने रिपोर्ट देखी होगी, 24 लिस्ट भी आई थी, 23 में भी सेम यही पैटर्न रहता है। फर्स्ट के ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी अडानी आगे हो जाते हैं, कभी अंबानी। 2-3 साल से अंबानी टॉप लिस्ट में बने हुए हैं, तो डबल ए उसके बाद जे, अंबानी, अडानी और जिंदल, सावित्री जिंदल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये वाला देखिए, भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में बता रहा है कि भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी हो गई है। तो 31 अक्टूबर 2025 तक स्थापित क्षमता की झलक, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी हम एक झलक देखेंगे। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी स्टार्टिंग राष्ट्रीय परिदृश्य की क्लास हुई थी, उसमें 1 मिनट आपको देखिए, यहाँ क्लियर कर देते हैं। वहां एक क्वेश्चन आपको ये चार्ट कराया था, तो टीम के द्वारा ये चार्ट पुराना लगा दिया गया था, इसलिए यहाँ डेटा थोड़ा पुराना था, इसलिए यहाँ मिस्टेक हो गई थी। और आपको ये क्वेश्चन जो कराया था, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो आफ्टर फॉसिल फ्यूल आपका जो कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है दूसरा, जो आपका जीवाश्म ईंधन के बाद है और ऊर्जा आपकी आवश्यकताओं में योगदान देता है। तो ये आपको बताया था कौन सा, जल विद्युत ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा नहीं है ये आपका सौर ऊर्जा। ये 2000 पुराना डेटा था, इसलिए आपका ये हाइड्रो पावर निकल के आ रहा था, लेकिन अभी के लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपका सौर ऊर्जा है, कई सालों से सौर ऊर्जा बना हुआ है। तो ये आपका चार्ट जो लगाया था ये गलत है, ये आपको सही करके दे दिया जाएगा। अब आज का टॉपिक देखते हैं, इसमें यही दिया गया है। क्या हो गया है, लगभग हमारी उत्पादन क्षमता 5 लाख मेगावाट से भी ऊपर पहुंच गई है। 5 लाख मेगावाट से भी ऊपर पहुंच गई है। 5 लाख मेगावाट मतलब 500 गीगावाट। लेकिन इसमें रिन्यूअल और आपकी फॉसिल फ्यूल दोनों है। अभी हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक हमें रिन्यूअल एनर्जी से 500 मेगावाट ईंधन या ऊर्जा अपनी उत्पादन करना है। अभी क्या हो गया, जीवाश्म से अब हमारा ऊर्जा उत्पादन लगभग 48% हो गई है, और गैर जीवाश्म मतलब रिन्यूअल एनर्जी से हो गई है 51.3%।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अभी तक हमारा क्या था, गैर जीवाश्म ईंधन में हम हमेशा कम रहते थे, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हमेशा कम थे, हमारे पास जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जिसमें कोयला होता है आपका और लिग्नाइट होता है, गैस डीजल ये सारे आते हैं, उसमें हमारा निर्भरता ज्यादा थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कई रैंकिंग में भी पिछड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं ज्यादा, इसीलिए हम एनवायरमेंट के प्रति उतने जागरूक नहीं है, ये कहा जाता है कई रिपोर्ट्स में। तो अभी क्या हुआ है, जीवाश्म ईंधन में अब हमारा परसेंटेज कम होता जा रहा है और गैर जीवाश्म ईंधन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन में देखिए लगभग 2.45 गीगावाट, लगभग की 245 गीगावाट, सॉरी 245 गीगावाट या 2,45,600 मेगावाट क्या है हमारा जीवाश्म ईंधन से, जिसमें कोयला, लिग्नाइट, गैस और डीजल। ये भी पूछा जाता है कि जीवाश्म ईंधन के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत नहीं है, डाल देगा कोयला, लिग्नाइट, गैस और उसमें डाल देगा आपका परमाणु ऊर्जा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इसलिए अच्छे से याद करना है, कोयला है, लिग्नाइट है, गैस है और डीजल है, चार आपके जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत हैं। उसके बाद गैर जीवाश्म आधारित स्रोत कौन कौन से होते हैं, इजी है आपका, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्मॉल हाइड्रो और लार्ज हाइड्रो। और उसके बाद होता है बायोमास बेस्ड टू एनर्जी। ये सारे जो स्रोत होते हैं ये होते हैं आपके गैर जीवाश्म या रिन्यूएबल एनर्जी के। एक होती है आपकी परमाणु ऊर्जा, ठीक है, इसमें आपका क्या हो गया 48.6% जो आपको यहां बताया है, और आपका रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया है 51.3%। मतलब अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है, ये दिखा रहा है। तो यही यहाँ कहा गया है, गैर जीवाश्म स्रोतों से जो हमें 50% ऊर्जा के उत्पादन का एनडीसी, जो हमने पेरिस में अपने लक्ष्य दिए थे एनडीसी लक्ष्य, उसमें उसको क्या किया है हमने 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिए। तो पेरिस जो सम्मेलन हुआ था, COP21 जो पेरिस का सम्मेलन हुआ था UNFCCC का, क्लाइमेट चेंज का, तो उसमें हमने सभी देशों ने अपने एनडीसी लक्ष्य दिए थे। उसमें क्या था कि हमें 2030 तक हम 50% अपना गैर जीवाश्म से ईंधन प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के अपने लक्ष्य दिए गए थे। तो हमने 2030 से पहले 2025 में ही अपने 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य को 5 वर्ष ही पूर्व प्राप्त कर लिया है। तो ये स्टेटमेंट भी वाइज बन सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, और यहां से ये भी पूछ सकता है कि जीवाश्म ईंधन और गैर जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से स्रोत शामिल होते हैं। आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है कमेंट करिए, आपको फिर से दोबारा समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल के द्वारा भारत में निवेश का प्रस्ताव दिया गया। बहुत हैवीली निवेश कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल। कितना कर रहे हैं, सीधा आपका पीसीएस क्या करेगा, फैक्ट डेटा देगा, 65.2, 67.5, 68.9 इस प्रकार से आपका दिया जाएगा। तो क्या है 67.5 अरब डॉलर कितना कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल, 67.5। याद कैसे रखना है, देखिए 5, 6, 7 तीनों लाइन से आ रहे हैं, 5, 6, 7, 5 कर रहा है अमेजन, 6 कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, 7 कर रहा है गूगल। इस हिसाब से आपको याद रखना है, 5, 6, 7, 6, 7 एक साथ आ रहा है 0.5। ऐसे आपको कुछ निमोनिक्स, कुछ ट्रिक्स बनाइए ताकि एग्जाम तक आपके दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद देखते हैं, ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली रम बनी है। तो ये देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और मतलब कि इंडिया के हिसाब से बहुत महत्वता का भी है। जैसे देखिए ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, केमिकारा एक रम है, केमिकारा रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऐसी उपलब्धि पहली बार किसी भारतीय रम को प्राप्त हुई है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी उपलब्धि पहली बार किसी भारतीय रम को प्राप्त हुई है। अभी तक अमेरिका की या कनाडा की या यूएस की, जो यूके की कुछ रम कंपनियां होती थी वही इसमें क्या आती थी, हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उनको कॉम्पिटिट करने वाली पहली इंडियन रम ब्रांड बनी है केमिकारा। अब केमिकारा बनी है ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर। अब इसको किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये इसकी फोटो है केमिकारा रम की। ये लगभग 3 से 4 हजार रुपए पर 750 ml, मतलब एक लीटर की बोतल इसकी आप समझ के चल सकते हैं 4000 के आसपास की होती है, तो काफी महंगी भी है। इसीलिए से मतलब इसीलिए महंगी है, इसलिए ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर नहीं घोषित किया गया। कुछ इसकी खासियत है और खासतौर से ये गन्ने के मतलब गन्ने के रस से बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जाती है एक प्रकार से। तो केमिकारा रम का एक ब्रांड है, मतलब इसको ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए कि पिकाडली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा से बनाई जाती है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। केमिकारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर घोषित की गई एक रम है। आपको याद नहीं होगा कि किसके द्वारा ये बनाई जाती है, तो पिकाडली, आप इसको देखिए पीके डली, जब कोई रम पिएगा तो पीके डला रहेगा, तो पीके डली रम
तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, पीकाडली से पीके डली, तो ऐसे आपको याद भी हो जाएगा। कुछ ऐसा निमोनिक्स बना लीजिए जिससे दिमाग में फ्रेम हो जाए, फिट हो जाए, ताकि एग्जाम तक आपको याद रहे। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 जारी किए गए। इसमें दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन में ये सारे जो उत्पादन मतलब कि दूध, अंडा, मांस और ऊन के लेटेस्ट डेटा दिखाए जाते हैं कि किस में हमारी कितनी क्षमता हो गई, किस में कौन सा उत्पादक राज्य आ गए। तो सबसे पहला देखते हैं दूध के उत्पादन में। दूध के उत्पादन में कुल कितना हो गया है दूध का उत्पादन? 247.87 मीट्रिक टन, 247.87 मिलियन टन हो गया है हमारा क्या? दूध का उत्पादन। और हम दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गए हैं, पहले स्थान पर ही थे मतलब कि। उसके बाद देखिए 485 ग्राम प्रतिदिन, तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है हमारे पास दूध की कितनी? 485 ग्राम प्रतिदिन पर व्यक्ति के लिए हमारे पास इतनी दूध की उपलब्धता है कि हम एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 485 ग्राम, लगभग की आधा लीटर दूध हम प्रदान कर सकते हैं। हमारे पास इतनी दूध की उपलब्धता है। उसके बाद दूध में शीर्ष उत्पादक राज्य सबको पता है, सबसे पहला है यूपी। उसके बाद याद रखना है एमपी और राजस्थान, मतलब तीनों नॉर्थ के राज्य हैं आपके, यूपी, एमपी और राजस्थान, यूपी, राजस्थान, एमपी। अब देखिए याद कैसे करना है, मेनली टारगेट होगा कि हमें याद कैसे रखना है इन फैक्ट्स को। तो आपको याद, तो इसको कैसे रखना है? कुल उत्पादन को रखना है। 247 है तो आप रखिए 248, क्योंकि 247.87 है, तो ये लगभग आपका बन जाएगा 248। अब देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ऐसे याद हो जाएगा आपको 248, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ऐसा नहीं होगा आपको कि कोई ऐसा फैक्ट डाल दे 369, इतना भी आपकी किस्मत खराब नहीं होगी कि आपको मतलब एग्जाम में ऐसा फैक्ट आ जाए 3, 6 या 9, तब भी 3 इंटू 2 या 3 इंटू 3 6 नहीं बन रहा है, 6 इंटू 6 नहीं बन रहा है, तो आपको सीधा याद रखना है 248, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 248 मिलियन टन आपके दूध का उत्पादन है कुल। हम पहले स्थान पर हैं दूध के उत्पादन में, और 485 ग्राम प्रति दिन एक व्यक्ति की हमारे पास उपलब्धता है। अब इसको भी याद करने के लिए कैसे बना सकते हैं? 485 को हम 484 कर सकते हैं, तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, और आपका 248, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ऐसे आप तथ्यों को या फैक्ट्स को या मतलब कि नंबर को खेल के, नंबर गेम करके अपने याद रख सकते हैं। और आपके शीर्ष उत्पादक राज्य आपको याद है यूपी, राजस्थान, एमपी। यूपी तो सबको ही पता है। उसके बाद देखिए अंडा उत्पादन, ये पूछा भी जाता है, इंपोर्टेंट है, इसको कैसे याद रखना है? देखिए पहले इसमें कुल उत्पादन कितना है? 149 अरब अंडे हम टोटल उत्पादन कर चुके हैं एक साल के अंदर, और लगभग 4.44% की हम ग्रोथ लिए हैं। और हमारा दूसरा स्थान है अंडा उत्पादन में। ऑब्वियस सी बात है, पहला किसका होगा? चाइना का। दिख नहीं रहा होगा यहाँ, चाइना का पहला उत्पादन है, मतलब उत्पादन में चाइना प्रथम नंबर पर है। दूसरे नंबर पर भारत है अंडा के उत्पादन में, और 149 अरब अंडे हम एक साल में बना रहे हैं। और 106 अंडे प्रति वर्ष हमारे पास है प्रति व्यक्ति उपलब्धता, मतलब एक व्यक्ति के लिए हमारे पास एक वर्ष में 106 अंडे की उपलब्धता है। ठीक है। और शीर्ष उत्पादक राज्य आप आंध्रा, तमिलनाडु और तेलंगाना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कैसे याद रखना है हमें? हम देखिए अंडे को लिखते हैं एग। अब हमें याद रखना है 149 अरब अंडे, 149 हमें याद रखना है कि 149 अरब अंडे में एक साल में उत्पादन कर रहे हैं। अब देखिए हमें कैसे याद रखना है कि कहेंगे हम कैसे याद रखेंगे? कोई अंधा ही होगा जिसे एग के लास्ट में 9 नहीं दिख रहा होगा, कोई अंधा ही होगा जिसे एग के लास्ट में 9 नहीं दिख रहा होगा। देखिए एग ऐसे लिखेंगे और 149 ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और 106 भी हमें याद रखना है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता 106 है, तो एक और एक तो आपको याद ही हो जाएगा कि 106 और 149 है, तो स्टार्टिंग का एक एक तो हटा ही दिया है। अब 9 कैसे याद रखा है? कोई अंधा ही होगा, अंधे से हमें क्या मिलेगा? आंध्रा, अंधे से मिलेगा आंध्रा, और एग से मिलेगा 9, तो 149 का 9 मिल गया। अब 4 ये कहां से आएगा? कहेंगे 4 कहां से आएगा? तो 4 देखिए 4 आएगा यहां से, ये जो सारे 4 है ना, 4 4 4 की ग्रोथ जो ले रहे हैं, तो यहां से लेंगे हम 4, एक का लेंगे 9, और एक तो आप स्टार्टिंग में लगा ही रहे हैं। अब याद करना 106 प्रति व्यक्ति उपलब्धता है जो अंडे की प्रति वर्ष में, तो 6 का उल्टा हो जाएगा 9, 6 का उल्टा हो जाएगा 9, तो यह 9 का उल्टा 6, तो 6 हो जाएगा याद। और ये तो अंडा है ही, 0 तो अंडा मानते ही हैं, तो हमें सारा याद हो जाएगा यहां से। कैसे? एक बार रफ करके इसको दिखा देते हैं आपको। हमें याद करना है 106 और 149, 106 अरब अंडे और 149 अरब अंडे, और 106 अंडे प्रति वर्ष
हमारे पास उपलब्धता है और 4.44% की हम ग्रोथ ले रहे हैं। अब ये दिमाग इसलिए लगाया गया है क्योंकि एग्जाम में ये फैक्ट आपके पहुंच सके, जबकि वहां जब आ जाएगा ना 148, 149, 139, 138 ऐसे आ जाएंगे ना, तब फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा और छोड़ के आएंगे। अब कुछ ऐसा दिमाग लगा के यदि याद हो जाए तो क्या बात है, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। 149 को कैसे याद करना है, 9 आया हमारे एग के लास्ट से, एग इंग्लिश में लिखेंगे, 4 आया हमारा उत्पादन से जो हमारा ग्रोथ हुई है, और 106 में 9 का उल्टा हो गया 6, और 0 तो अंडा है ही, तो 106 और 109 आपको याद हो जाएगा। नहीं हो रहा है डायरेक्ट याद करिए, 106 109 इतने बार तो बोल ही दिया है। अब शीर्ष उत्पादन में आपको बता ही दिया है कि कोई अंधा ही होगा जिसे एग के लास्ट में जी को हम 9 नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है तमिलनाडु, फिर है तेलंगाना। मांस उत्पादन भी देख लीजिए, मांस उत्पादन के भी आंकड़े दिए गए हैं। कुल मांस उत्पादन में हमारे पास है 10.5 मिलियन टन का, 10.5 मिलियन टन हमारे पास क्या होता है, मांस का उत्पादन होता है। मांस उत्पादन में हम चौथे स्थान पर हैं। और शीर्ष मांस उत्पादक राज्य जो हम देखेंगे उसमें यदि आप कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा सा इसको बस याद रखिए, वेस्ट बंगाल और यूपी में हमेशा आगे पीछे रहता है। वेस्ट बंगाल पहले पर रहता है, यूपी दूसरे पर आ गया है। वेस्ट बंगाल पहले पर है, यूपी दूसरे पर आ गया है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। बस ये आप थोड़ा सा इसका रैंकिंग याद रखिए। ऊन उत्पादन ये याद नहीं रखना है कुल कितना ऊन उत्पादन होता है, हमें याद रखना है ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं। उसमें है राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। राजस्थान में जानते हैं आप सबसे ज्यादा भेड़ें उस क्षेत्र में पाली जाती हैं, तो आप उससे भी गैस कर लेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होगा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की भेड़ें और राजस्थान की भेड़ें फेमस है। नॉर्थ मतलब हिमालय की भेड़ें क्या हो गया, या राजस्थान में, तो हम कैसे याद रखेंगे, राजस्थान और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स। ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट निकाली है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ के सीधा पूछा जाएगा ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ के द्वारा, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसमें क्या कहा गया है कि यूपीआई को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना गया है। तो जो भी मतलब रिटेल पेमेंट, रिटेल मतलब खुदरा जो पेमेंट करते हैं हम 2, 10, 5, 20 रुपए की जो छोटी मोटी फास्ट पेमेंट करते हैं स्पीड से, उसके लिए यूपीआई को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स निकाली किसको द्वारा गई है, आईएमएफ के द्वारा। इसमें देखिए एक दूसरा टॉपिक भी था कि तेलंगाना यूपीआई लेन देन तीव्रता के मामले में शीर्ष पर आ गया है। आपको कई टॉपिक्स एक साथ मर्ज करके एक जगह पर दिए गए। ये लगभग 6-7 जो पेज दिए जा रहे हैं आपको, ये पूरे आर्थिक परिदृश्य का एक क्रस्क है, मतलब कि आपको शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक परिदृश्य में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और केवल आप ये 5-6 पेज एक बार क्लास देख के एक बार रिवाइज करेंगे तो बिलीव मानिए ये आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब याद कैसे रखना है कि यूपीआई लेन देन तीव्रता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आ गया है। हमें ये ऐसे याद रखना है कि जब भी हम कोई तेल लेने जाते हैं, कोई छोटा सामान लेने जाते हैं, तो हम जब पैसे नहीं, मतलब कि हम चेंज या पैसे नहीं लेके जाते हैं, कैश नहीं लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं हम गाना गाते गाते, गाना सुनते सुनते यूपीआई करके आ जाते हैं। तो यूपीआई लेन देन के मामले में हम गाना सुनते सुनते तेल ले आते हैं, हमें कुछ ऐसे याद रखना है। तो यूपीआई लेन देन के मामले में सबसे ज्यादा शीर्ष पर कौन सा राज्य है, वो है आपका तेलंगाना। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यूपी ना लगा दें, महाराष्ट्र ना लगा दें कि यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली में तो सबसे ज्यादा पेमेंट होती है। यूपीआई लेन देन तीव्रता, इंटेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा तीव्रता, इंटेंसिटी किसकी है, किस राज्य की है, तो वो है तेलंगाना की। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में जब आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए तब याद आएगा। अच्छा, हम यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए जब हम तेल लेने जाते हैं तो हम गाना गाते गाते यूपीआई पेमेंट्स करके आ जाते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा तेलंगाना यूपीआई लेन देन तीव्रता के मामले में शीर्ष पर आ गया है। अब आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा, मतलब कि परिवर्तन करने का दर्जा दे दिया गया। फिनो पेमेंट्स बैंक को क्या किया गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में परिवर्तन होने का, मतलब वो पहले से तो फिनो पेमेंट बैंक था, ये पेमेंट बैंक था। और आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो मतलब पता ही होगा, नहीं पता है जिसने नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स में तो यहां समझ लीजिए पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं। जैसे पेमेंट बैंक हो गया आपका कौन कौन सा, जैसे आपका हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक जो बंद हो गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, और आपके बहुत सारे पेमेंट बैंक आ गए हैं। पेमेंट बैंक क्या करते हैं, ये आपके क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाते हैं, इनके पास 2 लाख तक की जमा निधि की मतलब लिमिटेशन होती है, ये आपके फॉरेक्स नहीं रख पाते हैं, ये आपके ट्रेडिंग नहीं करने देते हैं। मतलब ये किसी बैंक से या किसी प्लेटफॉर्म से लिंक करके तो आपको चीजें दे देंगे। जैसे पेटीएम का हो गया,
फोन पे का हो गया या आपका एयरटेल का हो गया, तो ये एक्सिस से, एचडीएफसी से, एसबीआई से लिंक होकर क्रेडिट कार्ड जारी कर देंगे, लेकिन ये अपना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। 2 लाख से अधिक की जमा निधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व नहीं रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी लिमिटेशन होती है पेमेंट बैंक की। तो पहले ये फिनो पेमेंट बैंक था, तो आरबीआई ने इसकी क्षमता देखते हुए इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का अब परिवर्तन करने का दर्जा दे दिया है। दर्जा क्या दे दिया है, मतलब कि कह दिया है कि फिनो पेमेंट्स बैंक अब स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तन हो सकता है, और ये हो गया है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक जो नॉर्मल आपके शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, मतलब जो भी आपके नॉर्मल बैंक्स होते हैं, उनके ही एक छोटा रूप होते हैं, ये समझ लीजिए। स्मॉल फाइनेंस नाम से ही समझ रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस छोटे वित्तीय बैंक, मतलब स्मॉल होते हैं एक तो ये उनकी क्षमता में, और ये फाइनेंस मतलब कि वित्त देते हैं। ये वित्त तो वो भी देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एमएसएमई के सेक्टर में वित्त देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोन बांटते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सुविधाएं देते हैं। और इनकी एक खासियत होती है कि इनकी 25% शाखा ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक शर्त होती है कि आपकी 25% शाखा ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। बस इतना ही डिटेल आपके लिए लगभग बहुत था। और तो हम स्मॉल पेमेंट्स बैंक, पेमेंट बैंक को या फाइनेंस बैंक को, इन सब को हम इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते ही हैं। वैसे यूपी में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती है, पर कोर इकोनॉमिक्स तो सबने पढ़ी होती है। तो फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया है। अब उसके बाद देखते हैं बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड, फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जारी की गई है। इंपॉर्टेंट ये नहीं किसको दिया गया है, बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बीबी 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 से बीबी मिला देंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड दिया गया है, याद हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं भारत का $800 मिलियन का समझौता हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिसने महाराष्ट्र, यूपी, बहुत सारे राज्यों में आपको क्या किया है, इन्वेस्टमेंट करने का एक मतलब कि जरिया दिया है। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में बना था और मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। तो भारत का एडीबी के साथ $800 मिलियन का समझौता हुआ है। सीधा पूछ लेगा भारत का किस बैंक के साथ या किस डेवलपमेंट बैंक के साथ $800 मिलियन का समझौता हुआ है। एक न्यूज थी इसलिए आपको यहां डाल दी गई वन लाइनर के रूप में। आरबीआईओएस, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन सिस्टम, एकीकृत लोकपाल योजना। आरबीआई की ये रिपोर्ट आई है, आरबीआईओएस रिपोर्ट, एकीकृत लोकपाल योजना आई है, आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। आरबीआई की रिपोर्ट्स पूछ दी जाती हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, आरबीआई हुआ, आईएमएफ हुआ, इन बड़े इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पूछ दी जाती है, इसलिए इनकी जितनी भी इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं इनको पढ़ना जरूरी होता है। अब एकीकृत लोकपाल योजना या ओम्बुड्समैन क्या होता है, एक प्रकार से चौकीदार समझ सकते हैं। तो जो भी घोटाले होते हैं या जो भी हेराफेरी होती है, इसको रोकने के लिए, इसको प्रदर्शन करने के लिए कि क्या हुआ है, क्या बैंक में कमी हुई है, क्या यहाँ से क्या आपकी वित्तीय क्षमताओं में कमी आई है, तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई के द्वारा निकाली गई है। आरबीआईओएस, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन सिस्टम योजना आपकी निकाली गई है। 2024-25 में देश के कृषिगत उत्पादन के अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था उसके लास्ट के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। किसके द्वारा जारी होते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इजी आप समझ सकते हैं। अब इसमें देख लेंगे हम कि इसमें क्या ग्रोथ हुई है, क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, तो हम सीधा यही देख लेते हैं। आपको सीधा जो आपका घटनासार का एक डायग्राम था वो सीधा लगा दिया गया है। देखिए 2024-25 में उत्पादन एक दृष्टि में आप समझते हैं, तो कुल उत्पादन कितना है, 3,577 लाख मीट्रिक टन। एक तो आपको ये याद रखना है 3,577 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, या 357 मिलियन मीट्रिक टन ऐसे याद रखना है, या मिलियन टन। ये रिकॉर्ड हर किसी ने रिकॉर्ड ही बनाया होगा, क्योंकि इतना उत्पादन हो जाता है तो लगभग रिकॉर्ड ही बन जाता है। हमें याद रखना है कुल खाद्यान्न, और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो रखना है हमें चावल को। चावल का क्या हुआ है, चावल में अभी हम सेकंड नंबर पर रहते थे ग्लोबली, वर्ल्ड में। अब हमने चाइना को पीछे करके अब हम फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं चावल उत्पादन में। अब हम पहले नंबर पर आ गए हैं विश्व में, ठीक है, समझ गए होंगे। एक मिनट, तो हमने देखा कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो हमने देखा 357 मिलियन टन रिकॉर्ड बनाया है हमने। उसके बाद देखते हैं चावल का 1500 लाख मीट्रिक टन, 1500 लाख मीट्रिक टन या 15 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ है। मेन इसमें क्रस की ये याद रखना है कि चावल में अब हम पहले नंबर पर आ गए हैं विश्व में। चावल में अब हम पहले नंबर पर आ गए हैं विश्व में। भी सीधा पूछ दिया जाएगा कि चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है या भारत का पहला स्थान है या भारत का ये स्थान है,
कंफ्यूज हो जाएंगे आप हर किसी में, क्योंकि चाइना का पहला स्थान होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाती है उस टाइम पे। उसके बाद गेहूं, मक्का, श्रीयन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, तुअर, चना और कुल तिलहन। एक बार ब्रीफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है चीनी, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करा दिया गया है और हाईलाइट भी कर दिया गया है। चीनी उत्पादन के बारे में न्यूज थी, अलग से न्यूज थी, इसी में आपको एक साथ जोड़ दी गई है ताकि सारे कृषिगत उत्पादन आपके एक साथ आ जाएं। कुल उत्पादन हुआ है हमारा 31 मिलियन मीट्रिक टन। चीनी का कुल उत्पादन 31 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी। ठीक है, यहां से याद हो जाएगा। शीर्ष उत्पादक राज्य हैं आपके महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक। देखिए यूपी भी दूसरे नंबर पर है, यहां भी महाराष्ट्र, यहां भी चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर, यूपी दूसरे नंबर पर। और मांस उत्पादन में भी बताया था, आप यूपी से कंफ्यूज ना हो जाएं, यूपी बड़ा होता है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद मांस उत्पादन में भी यूपी हो। तो मांस उत्पादन में वेस्ट बंगाल था, फिर यूपी था। इसी प्रकार चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। ये फैक्ट पूछे जाते हैं और इनको भी जब फैक्ट को क्या होगा ना, एक साथ पूरे लास्ट एग्जाम आ जाएगा तब आपको एक साथ पूरे कृषिगत उत्पादन, खनिज जो हमारे लेटेस्ट मिनरल डेटा है, आपका एग्रीकल्चर डेटा है, सबकी एक शॉर्ट या 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो अपडेट करके भी आपको बना दी जाएगी। उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक समर्थ योजना आई है, बाजार पहुंच समर्थ योजना बोलते हैं जिसको। तो इसका सीधा आपको लिख ही दिया है, निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए क्या आई है, आपकी समर्थ योजना आई है। और ये क्यों आई है? 50 जो आपका 50% आयात शुल्क लगाया गया यूएसए के द्वारा, उसके जवाब में आपकी समर्थ योजना आई है। तो आप इससे समझ गए होंगे समर्थ योजना क्या है। अब देखते हैं भारत का विदेशी ऋण। तो भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? 747 अरब डॉलर। 747 अरब डॉलर भारत का विदेशी ऋण, हमारा फॉरेक्स डेब्ट हो गया है, फॉरेन डेब्ट हो गया है 747 अरब डॉलर। याद कैसे रखना है? 747 है जो, हम कैसे याद रखेंगे? 747 अरब डॉलर। तो 7 जब चार दोस्त आ जाते हैं तो हमारा घाटा या बजट और ऋण तो बढ़ ही जाता है, लोन तो बढ़ ही जाता है। 747 कुछ ऐसा निमोनिक्स या कुछ ऐसा ट्रिक्स बना के याद कर लें जिससे हमें दिमाग में बना रहे। उसके बाद देखते हैं जीडीपी का हमारा 18.9% हो गया है हमारा विदेशी ऋण, जिसे हम डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना हो गया है? 18.9%। और दीर्घकालिक ऋण हमारे ज्यादा होते हैं अल्पकालिक ऋण से। दीर्घकालिक ऋण क्या होते हैं कि 100 साल का हमने ऋण लिया है, मान लो 200 साल का लिया है, 20 साल, 50 साल। अल्पकालिक क्या होते हैं? 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो ये होते हैं अल्पकालिक। तो हमेशा दीर्घकालिक ऋण ज्यादा लिए जाते हैं और गैर सरकारी ऋण ज्यादा लिए जाते हैं, सरकारी ऋण कम लिए जाते हैं। सरकार कम ऋण लेती है, प्राइवेट कंपनियां या सरकार की ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट होती है वो ज्यादा लेती है। तो गैर सरकारी ऋण ज्यादा होंगे और दीर्घकालिक ऋण ज्यादा होंगे। ठीक है, यहां से आप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखते हैं भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का क्या हुआ है? शिलान्यास हुआ है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क, और मित्र पार्क किसके लिए बनता है? आपका वस्त्र उद्योगों के लिए बनता है। तो भारत में कितने 7 प्रस्तावित पार्क हैं और पहले का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। ये किया गया है धार जिले एमपी में। एमपी के धार जिले में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कर दिया गया है। एक यूपी में भी इसका उद्घाटन होना है, यूपी के लखनऊ में भी एक प्रस्तावित है पीएम मित्र पार्क। एक तो पूछ सकता है पीएम मित्र पार्क कितने हैं? 7 प्रस्तावित हैं। किसके लिए होते हैं? वस्त्र उद्योग निर्माण के लिए होते हैं। पहला कहाँ हुआ है? धार जिला एमपी में हुआ है। यूपी में कौन सा, किस जगह बनना है? यूपी में लखनऊ में यह प्रस्तावित है, 7 मित्र पार्कों में से एक। उसके बाद देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत अच्छे से देखिए इसको। जीडीपी आकलन के लिए नया आधार वर्ष घोषित कर दिया गया है। अभी तक जीडीपी आकलन के लिए कौन सा वर्ष था जो पढ़ते थे जीडीपी के बारे में? तो 2011-12 का जो आपका बेस ईयर था अभी तक जीडीपी आकलन के लिए था। अब क्या कर दिया गया है? 2022-23 का बेस ईयर कर दिया है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को भी 2022-23 का बेस ईयर कर दिया है, इसका भी 2011-12 था। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। तीनों आपको याद रखना है। इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। नए वर्ष, नए आधार वर्ष मतलब कि जो आपका नया बेस ईयर आया है उसके निर्धारण के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? विश्वनाथ गोल्डार समिति। तो मैं गोल्ड से याद रख सकते हैं, गोल्डन कमिटी थी जिसने जीडीपी के बेस ईयर में चेंज कर, जो 2011-12 चल रहा था उसके बेस ईयर को चेंज किया, तो कोई गोल्डन कमिटी ही होगी। तो विश्वनाथ गोल्डार कमिटी के द्वारा जीडीपी के बेस ईयर में परिवर्तन किया गया है। क्या कर दिया है? 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आपका आईआईपी होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए ये इंडेक्स होते हैं और इसमें
जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन, तो जो भी आपके उद्योग में उत्पादन के लिए आपको मटेरियल की जरूरत होती है, जो आप मंगाते हैं उद्योगों के उत्पादन के लिए, उसको क्या करता है ये, उसकी ये गणना करता है। उसके आधार पर आईआईपी निकाला जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको निकालती है एमओएसपीआई, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक शाखा है, जिसे एनएसओ, नेशनल स्टैटिफिकेशन जो आपका ऑफिस होता है, उसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दोनों जारी किए जाते हैं। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है आपका सीपीआई, एक होता है आपका आईआईपी, आपने दोनों सुने होंगे। आईआईपी आपको समझा दिया, कंज्यूमर मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, जो भी बेसिक की चीजें उपभोक्ता खरीदते हैं उसके मूल्यों को मेजरमेंट या मापने का जो इकाई होती है, सॉरी इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इजी होते हैं, जो बेसिक पढ़े होते हैं इकोनॉमिक्स में, जीडीपी, जीएनपी, आईआईपी, सीपीआई, ये सभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें। 2012 से इसका बेस बदल दिया, 2024 कर दिया है। 2012 इंटू 2, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 2 22, 12 इंटू 2 24, तो इसका कर दिया है 2024, इसका कर दिया है 2022-23। याद ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी याद हो, याद होना चाहिए, खत्म बात। उसके बाद देखते हैं 16वां वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी गई है। इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा सकता है, पूर्णकालिक सदस्य कौन है, इसको किस अनुच्छेद के आधार पर बनाया जाता है, क्या इसमें होता है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्या की है, राष्ट्रपति को सिफारिश की है। अध्यक्ष इसके हैं अरविंद पनगड़िया। अब आपको वीडियो रोकिए, कमेंट बॉक्स में एक चीज और बताइए कि अरविंद पनगड़िया किस और चीज के अध्यक्ष हैं। चलिए, आपको बहुत टफ है, नहीं बता पाएंगे। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके जो कुलाधिपति बनाए गए हैं वो इन्हीं को, अरविंद पनगड़िया जी को बनाई है। तो ये भी एक फैक्ट है, शायद आपको याद ना हो। तो 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट की सिफारिश दी है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपनी सिफारिश देता है राष्ट्रपति को, इजी है, पता है। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है, वित्त आयोग की सिफारिश की जाती है। बहुत इजी फैक्ट है, सबको पता है। वित्त मंत्री संसद में जो प्रस्तुत करते हैं ये टफ है, थोड़ा सा ये याद रखिए। 280 से वित्त आयोग बनता है, उसके अध्यक्ष और इन सबकी शक्तियां दी होती हैं। 281 आर्टिकल अनुच्छेद जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, वित्त मंत्री संसद में जो बजट पेश करते हैं, या सॉरी संसद में जो वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वो आपके 281 अनुच्छेद के तहत करते हैं। और जब वित्त मंत्री संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, उसके बाद ही इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता है। गॉट इट, समझ गए होंगे आप। पूर्णकालिक सदस्य भी एक बार देख लीजिए, शायद वित्त आयोग चर्चा में पूछना ले कोई ऐसा फैक्ट। एनी जॉर्ज मैथ्यू, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू जी हैं जो, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। और अर्थशास्त्री मनोज पांडे, पांडे जी और मैथ्यू दोनों क्या हैं, इसके वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो आर्टिकल 280 को हम कैसे याद रखते हैं, 1+2 से। 324 कैसे याद रखते हैं, 1+2 से। और आपका 3 आर्टिकल याद रखते हैं, 324 जब पॉलिटी पढ़ते हैं 280 और 124। 1+7 मेंबर, 1+4 मेंबर, अभी इसके 2 पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। और 1+2, 324, 280 और 124। 124 आपका सुप्रीम कोर्ट से है, 280 आपका फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग से है, और 324 आप लोगों को कमेंट में बताना है किससे, सब मैं ही थोड़ी बता दूंगा, कुछ आप तो अपना एंगेजमेंट दिखाइए, ठीक है। उसके बाद हमने देखे दोनों पूर्णकालिक सदस्य देख लिए। यदि ये भी याद ना हो रहे हो तो इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए पांडे जी हैं और ये एनी जॉर्ज मैथ्यूज, मतलब कि क्रिश्चियन है, एक पांडे जी हैं, दोनों के पास बहुत पैसा होता है, तो वित्त आयोग के इनको सदस्य बनाए जाएंगे। पांडे के पास बहुत पैसा होता है, पंडितों के पास, और दूसरा होता है एनी जॉर्ज मैथ्यूज के पास। कोई मतलब ब्लेम नहीं हो रहा है किसी पे, बस एक आपको याद करने के लिए कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद देखते हैं 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। वेतन आयोग इतना चर्चा में, आप लोग हर 2-4-5 दिन में या 1 महीने में सुन ही ले रहे होंगे वेतन आयोग के बारे में। तो वेतन आयोग के सदस्यों की क्या कर दी गई है, नियुक्ति कर दी गई है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, सबसे मेन सवाल यही है कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। अभी तक इसका कोई अध्यक्ष या इसके सदस्य नहीं बनाए गए थे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। अब इसके अध्यक्ष बना दिए गए, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये मतलब मेरी तरफ से आपको कई क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए जिसके पेपर में आने की संभावना है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के, सीधा आएगा 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है। अंशकालिक सदस्य बनाए गए IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को। याद कैसे रखें हम, मेन काम है याद कैसे रखें। रंजना प्रकाश देसाई, जैसे ही 8वां वित्त आयोग या 8वां वेतन आयोग लगा है, सबने देखा होगा कि सबकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, सबका पैसा बढ़ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। कैसे याद रखना है, सबकी आंखों में प्रकाश आ गया, सबकी आंखों में, सब गवर्नमेंट ऑफिसर की आंखों में क्या आ गया, प्रकाश आ गया, सबकी आंखों में लाइट आ गई, चमक आ गई कि अब हमारा पैसा बढ़ जाएगा, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। तो हमें याद रखना है प्रकाश से वेतन आयोग को। 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा रिपोर्ट के अनुसार, तब क्या हो जाएगा, सभी ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ जाएगी तो हमें एक होप होती है, आंखों में चमक आ जाती है, तो वही चमक से हमें प्रकाश याद रखना है, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, उसके बाद अंशकालिक सदस्य आपको बता दिया पुलक घोष, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कहीं पूछ ना दे। 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना था। 2025 दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, 2025 की दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एनवीडिया यूएसए की। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल ये रिपोर्ट्स आती रहती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी सेफ रखने के लिए आपको ये डाल दिया गया है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मध्य भारत का FTA हुआ है। एक हमारा सेटा हुआ था, हमने पीछे कल भी पढ़ा था, यूके के साथ। ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है। एफ्टा में कौन कौन से सदस्य हैं, और ये देखिए 1 अक्टूबर 2025 को लागू हो गया है। और एफ्टा में यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एसोसिएशन में कौन कौन से सदस्य हैं, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और लिंकेस्टाइन है। थोड़े से जैसे आपको लिंकेस्टाइन हो गया, याद रखने में टफ होगा, इसलिए आपको 1-2 बार देखना होगा, इसलिए ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए याद करने के लिए, यदि नहीं है। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिंकेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिंकेस्टाइन, SINL, कुछ भी आप अपना बना सकते हैं। ऐसा बनाएंगे तो शायद कुछ और ऐसा देश डाल दे जो L से या N से ही शुरू होता हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधा याद रखना है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड 2 एक साथ रखिए, नॉर्वे 3 भी एक साथ है, लिंकेस्टाइन 4 हो गए आपके एफ्टा में, जिसका भारत के साथ FTA हुआ है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखना होगा। और हाल ही में आपको बताया यूके के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, जिसे हम सेटा कहते हैं, ये भारत के साथ हो चुका है यूके का, जिसे भी हम लगभग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मानते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ही होता है, आपको पीछे ही क्लास में भी कराया था। भारत का पहला स्वतः म्यूचुअल फंड से जुड़ने वाला खाता, बस 2-4-5 न्यूज और रह गई हैं और लगभग हमारी इकोनॉमिक सेक्शन ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो भी घटनासार आपकी 6 मंथ वाली है। ठीक है, देखिए 5-6 ही पेज आपको दिए गए और पूरा इकोनॉमिक सेक्शन का कंप्लीट करा दिया है, और लगभग कोई टॉपिक आपका नहीं छोड़ा है, सबको अच्छे से समझा दिया गया है। जिसको याद कराने की जरूरत थी उसको याद भी करा दिया गया है। तो अगला टॉपिक क्या है, भारत का स्वतः मूल म्यूचुअल फंड से जुड़ने वाला खाता, जो ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, ऐसा खाता जियो पेमेंट्स के द्वारा जारी किया गया, जिसे बोलते हैं सेविंग्स प्रो। अब यहाँ से पुरानी न्यूज़ेस हैं जो हम पहले भी क्लासेस में जब हम घटनासार की करे थे यूपीपीसीएस 2025 के समय, तब भी ये न्यूज है आई थी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर लेंगे, जिसने पहले क्लास की होगी उनको पता होगा। दुनिया का पहला AI संचालित बैंक बना है राइट बैंक, मलेशिया का राइट बैंक, राइट ऐसा बैंक बना है जो AI के द्वारा संचालित होगा। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद देख लिए इंपोर्टेंट ये भी है, ये पीछे की न्यूज थी, यहाँ डल गई है, ये पहले नहीं आई थी, ये रिसेंट की न्यूज है। पर्ब, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, तो सेबी के द्वारा जो भी सेबी से जुड़े हुए होते हैं, निवेश सलाहकार होते हैं, स्टॉक ब्रेकर होते हैं, जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ब्रोकरी करते हैं, मतलब आपको सलाह देते हैं, तो उनको क्या करता है, उनके दावे को जो सत्यापन करता है, उसके लिए एक पर पोर्टल जारी किया गया है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो आपकी जो पास्ट का रिस्क होगा, आपका रिटर्न आपने निकाला होगा, उसका जो वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसी होगी, उसको बोलेंगे पर्ब। तो सेबी के द्वारा ये जारी किया गया है और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको जारी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज थी। उसके बाद दुनिया के शीर्ष 50 नाश्तों की सूची जारी की गई थी, पहले भी हमने पढ़ा था, जिसपे हमारा आयाम पुबूर आयाम था इंडोनेशिया का, यहाँ उसकी फोटो लगा दी गई है, ये टॉप रैंक पे आया था। और इंडिया का उपमा 43वीं रैंक पर आया था। एक बार दिमाग में फ्रेम कर लीजिए कि उपमा हमारा 43वीं रैंक पर आया था। और एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो आपका चल रहा है 2003 का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाएंगे, और इसकी आपको सारी न्यूज पता ही है। जिसको नहीं पता है कि नितिन गडकरी के वो बेटे थे
जो 20% एथेनॉल मिला रहे हैं। तो किसको फायदा हो रहा है, सब जानते हैं, गाड़ियों को तो नुकसान ही हो रहा है, उसका एवरेज कम हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है ये आप सब समझ रहे होंगे। लक्ष्य क्या था इसका, 2030 तक 20% एथेनॉल का मिश्रण करना। 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना था और इसे हमने 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्ति कर ली है। जब फायदा ऐसे लोगों को हो रहा होगा तो हम 5 का 10 वर्ष ही पूरा कर लेंगे इसको। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 का है, पूछा जा सकता है कि EBP एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 का है। 2030 तक 20% एथेनॉल मिलाना था, जिसे हमने 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ आपकी इकोनॉमिक सेक्शन की सारी न्यूज लगभग समाप्त हो गई हैं और जो भी न्यूज रह भी जाएगी, यदि आपको लग रहा होगा कुछ न्यूज रह रही है, रहने उसको भी नहीं देंगे, वैसे तो कुछ नहीं रहा है, जो भी आपको लग रहा है रह गई होगी तो हम उसे क्विज फॉर्म में या कि हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, उसमें भी आपकी डिस्कस कर ली जाएगी। तो आपका बचेगा कोई टॉपिक नहीं, कोई भी एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो पीवाईक्यू आधारित होगा और एग्जाम में आने लायक होगा, आपके नोट्स में या आपके किसी भी वीडियो में शामिल नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगली वीडियो क्या, नेक्स्ट वीडियो कल ही करेंगे हम। कल इसके बाद क्या होगा, आपका जो भी आपका साइंस या बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं कल, धन्यवाद।